जिनवू को एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का लास्ट आइटम मिल गया था। उसके इंटेलिजेंस लेवल पे डिपेंड करेगा एलिक्सर ऑफ लाइफ बनेगा कि नहीं, और इसी कारण वो थोड़ा बेचैन था। बट इन दी एंड एलिक्सर ऑफ लाइफ सक्सेसफुली बन जाता है, और वो भी 6-6। फिर जिनवू चैन की सांस लेता है। तभी आयरन उस वाइवर्न की बॉडी को लेके आता है और जिनवू को एक थम्स अप देता है। जिनवू उस वाइवर्न को अराइज करता है और उसका नाम काइसल रख देता है। एसिल बोलती है कि अब काइसल की मदद से वो लोग उसके कासल में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, पर जिनवू का अलग ही प्लान था। उसको जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुंच के एलिक्सर ऑफ लाइफ यूज करना था, और वो अपने इन्वेंट्री में डंजन क्लियर करने का रिवॉर्ड ढूंढता है। उसकी नजर एक रून स्टोन पे पड़ती है, जिसको तोड़ने से उसको शैडो एक्सचेंज स्किल मिलता है, यानी कि वो इस स्किल की मदद से अपने शैडो के साथ पोजीशन स्वैप कर सकता है। जिनवू तुरंत एसिल को बाय बोल के रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, पर बेचारी एसिल को कन्फेशन करने का मौका भी नहीं मिलता। बाहर पहुंच के जिनवू काइसल को निकालता है और हॉस्पिटल की तरफ उड़ जाता है। सीन चेंज होता है गोगुनी और जिनचुल पे। दोनों आने वाले रेड के स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे थे। उनका प्लान था कि वो लोग जापान की टीम से एंड्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और इसी मौके का फायदा उठा के कोरिया की टीम अंदर जाके क्वीन को मार देगी। फिर गुनही जिनचुल से पूछता है कि क्या वो अभी तक जिनवू से कांटेक्ट कर पाया है, जिसके रिप्लाई में जिनचुल नहीं बोलता है। इस तरफ बैक एस रैंक हीलर मिन ब्योंग के साथ ड्रिंक्स कर रहा था, जो एक रिटायर्ड हंटर है। जेजू आइलैंड के 3rd रेड पे एस रैंक हंटर योनस्यो मारा गया था, जिसके मरने से मिन ब्योंग और बैक को बहुत बड़ा सदमा लगा। बैक मिन को 4th रेड के बारे में बोलता है और बताता है कि कैसे वो इस बार यूनस्योक को एवेंज करेगा। सीन चेंज होता है जिनवू पे, जो हॉस्पिटल में अपनी माँ के साइड बैठा हुआ था। वो अपने इन्वेंट्री से एलिक्सर ऑफ लाइफ निकालता है और फिर सोचता है कि क्या वो सच में काम करेगा, बट उसको ख्याल आता है कि कैसे अब तक सिस्टम ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, इंक्लूडिंग उसको ई से एस रैंक भी बनाया है। तो वो सिस्टम पे भरोसा करता है। उसके हाथ कांप रहे थे, पर हिम्मत जुटा के वो आखिर अपनी माँ को एलिक्सर पिला ही देता है। एलिक्सर पिलाते ही उसकी माँ के घाव ठीक हो जाते हैं, पर उनको अभी तक होश नहीं आया था। जिनवू बेचैन हो जाता है और प्रे करने लगता है। फिर अपनी आंखें खोलता है और हैरान हो जाता है। उसकी माँ को होश आ गया था और वो पूछती है कि वो जिनवू ही है ना। फिर वो जिना के बारे में पूछती है, जिस पे जिनवू रिप्लाई देता है कि जिना अच्छी है। जिनवू की माँ उसको थैंक्स बोलती है और कहती है कि इतने साल उनको तकलीफ देने के लिए मुझे माफ करना। जिनवू बाकी सबके सामने कितना भी टफ क्यों ना हो, अपनी माँ के सामने तो एक बच्चा ही है, और एक बच्चे की तरह रो देता है। इवन मैं भी इमोशनल हो गया। सीन डॉक्टर्स पे शिफ्ट होता है। वो लोग भी शॉक थे कि कोई इटर्नल स्लीपिंग डिजीज से कैसे उठ गया। फिर हम जिना को देखते हैं, जो रो रो के अपने माँ से गले लगती है। हैप्पी रियूनियन। जिनवू सोचता है कि आखिर उसके मेहनत का असली फल उसको मिल ही गया। दूसरी तरफ गोगुनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको जेजू आइलैंड के 4th रेड के बारे में बताता है, एंड विद जापान्स हेल्प इस बार वो लोग सक्सेसफुली जेजू आइलैंड को क्लियर कर देंगे। इस तरफ जिनवू के घर की हालत पतली थी। जिना ऑकवर्ड स्माइल देती है और जिनवू उसका मुंह पकड़ के पूछता है 1 वीक में उसने घर की क्या हालत कर दी है। उसकी माँ उनको मिलके सफाई करने बोलती है। जिनवू को आखिर परफेक्ट फैमिली डायनामिक मिल ही गया। वो लोग थोड़ा फैमिली टाइम बिता ही रहे थे कि तभी जिनवू को जिनचुल कॉल कर देता है। सीन चेंज होता है गोगुनी के ऑफिस में, जहां वो और जिनचुल थॉमस एंड्रे के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है अमेरिका का, यानी कि एस रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। थॉमस एंड्रे किसी कारण कोरिया आया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुनी से मिलता है, बट उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो वहाँ क्यों आया था। तभी गुनी जिनचुल से पूछता है कि जिनवू कहाँ है, और जिनचुल बोलता है कि वो जल्द आता ही होगा। अगले सीन में जिनवू और गुनी बैठ के बात करते हैं। गुनी जिनवू को रेड में ज्वाइन करने बोलता है। जिनवू सोच रहा था कि ये लेवल अप होने का एक अच्छा मौका है, बट उसको याद आता है कि उसकी माँ अभी जस्ट कोमा से बाहर आई है और उसको थोड़ा फैमिली टाइम बिताना चाहिए। जिनवू गुनी को रिप्लाई करने ही वाला था कि तभी उसको एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर वेव महसूस होता है। गुनी इम्प्रेस हो जाता है कि जिनवू ने इतने दूर से भी उस वेव को महसूस कर लिया, और वो एक्सप्लेन करता है कि अभी एस रैंक हंटर्स स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर उसको स्पेक्टेट करने के लिए इनवाइट करता है। सीन चेंज होता है स्टेडियम में, जहां बैक लड़ रहा था एक एस रैंक हंटर से, जिसका नाम है मा डोंगवुक। उनके फाइट को देख के लग रहा था कि डोंगवुक थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से जिनवू और गुनही उनको देख रहे थे, और गुनही बोलता है कि वो मैजिकल पावर वेव यहीं से आया था। तभी पीछे से जोंगिन आता है और बोलता है कि अगर बैक ने अपना फुल पावर दिखाया तो डोंगवुक इजीली हार जाएगा। फिर जिनवू पूछता है कि वो अपना फुल पावर क्यों नहीं दिखाता। जोंगिन रिप्लाई करता है कि बैक को फुल पावर दिखाने के लिए एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा,
और वो सबके सामने ट्रांसफॉर्म होना पसंद नहीं करता। तभी नीचे से जापान की टीम आती है, गोटो ryuji और उसके 9 एस रैंक हंटर्स। एक हंटर पूछती है कि जिनवू कौन है, तो उनका ट्रांसलेटर बताती है कि वो कोरिया का न्यूएस्ट एस रैंक हंटर है। फिर गोटो बोलता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग असासिन क्लास लग रहा है, तो ट्रांसलेटर उसको करेक्ट करती है कि नहीं, वो एक मेज क्लास है। गोटो जिनवू का ऑरा देख रहा था और बोलता है कि वो मेज क्लास तो हो ही नहीं सकता। इस तरफ चाहेन जिनवू को देख खुश हो जाती है। बैक और डोंगसू अभी भी लड़ रहे थे और उनको देख जापान की ट्रांसलेटर बोलती है कि ये तो डिसअपॉइंटिंग है। ये सुन पार्क जोंगसू, जो कि एक ए रैंक हंटर है, आगे आ जाता है और ट्रांसलेटर को उनको अंडर एस्टिमेट करने से मना करता है। उनको देख चाहे इन और लिम ताइग्यू भी आगे आ जाते हैं। तभी गोटो एक फ्रेंडली मैच रखता है जापान और कोरिया के एस रैंक के बीच में। पीछे से गुनी एक्सीलेंट बोलता है और कहता है कि मेज और नॉन फाइटिंग क्लास को मैच से हटाने के लिए बैक एक्स्ट्रा रूल्स ऐड कर देता है। अगर किसी का हाथ पकड़ लिया या पीठ टच कर दिया या फिर नीचे गिरा दिया तो वो हार जाएगा, और बोलता है कि 1 वर्सेस 1 ना करके ऑल आउट मैच रखने के लिए। और इसी के साथ दोनों टीम से 4-4 हंटर्स सिलेक्ट होते हैं। सब एक दूसरे को फेस करते हैं और दी एंड। व्हाट ए क्लिफ हैंगर। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।